जैसा कि हम लोग इसके पहले हम जो भी पहले वीडियो बनाते थे, एक टेबल पर लिख करके वो वीडियो बना करके और डालते थे। आज से हम ये बोर्ड पर पढ़ाने के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आइडियल गैस, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आइडियल गैस होती क्या है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगा। जितने भी हम लोग गैस, अगर किसी भी सब्जेक्ट में गैस अगर यूज हो रहा होगा तो आइडियल गैस ही यूज हो रहा होगा। ये एजम्पशन होता है, क्योंकि स्टडी करना इसका इजी है और रियल गैस का स्टडी करना इजीली नहीं स्टडी कर सकते, इसलिए हम लोग आइडियल गैस ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो डिफिनीशन हम यहाँ पर पहले से लिख रखते हैं। डिफिनीशन हम लोग देखिए दिखाई दे रहा होगा, दो गैसेज व्हिच ओबे द गैस लॉ such as Boyle's law, Charles' law, Gay-Lussac's law and Reynolds' law at any pressure and temperature is known as ideal gas, ठीक है। और मतलब कि किसी भी प्रेशर और टेम्परेचर पर जो भी गैस के नियमों का पालन करती है वो गैस आइडियल गैस कहलाएगी, ठीक। डिफिनीशन समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक चीज नोट में डाल कर लिख रखा है, गैस लॉज आर वैलिड ओनली फॉर क्लोज सिस्टम। ये क्लोज सिस्टम में होता क्या है, मास ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, ओनली एनर्जी ट्रांसफर होगा, ठीक है। ये कंडीशन होगा किसकी, क्लोज सिस्टम की। अब हम लोग यहाँ पर देखिए डिफिनीशन, आप लोग अगर नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए, बाकी किताबों में मिल जाएगा आपको डिफिनीशन, ठीक है। तो हम लोग अब आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग निकालेंगे कहाँ से, इसको देखते हैं। तो हेडिंग है आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी एक कंडीशन ये है, आइडियल गैस इक्वेशन इज वैलिड फॉर यूनिट मास सिस्टम, इट इज या अप्लीकेबल लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, अप्लीकेबल फॉर यूनिट मास सिस्टम। अब देखिए यूनिट मास सिस्टम होता क्या है, हम आपको एक मिनट में बता देते हैं। जैसे हम मान लीजिए हमने कहा कि V लिखा है, ये कैपिटल V है और यहाँ पर इसको हम कह रहे हैं क्या है, वॉल्यूम। यूनिट मास मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, ये बात कह रहा है। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कि ये कहा जाए कि अगर ये V है, पर यूनिट मास V by M is known as वॉल्यूम पर यूनिट मास, ठीक है। ये कंडीशन कहा जा रहा है कि ये जो आइडियल गैस इक्वेशन होगा, यूनिट मास सिस्टम मतलब कोई भी मान लीजिए हमारा प्रेशर है, टेम्परेचर है या वॉल्यूम है, पर यूनिट मास कर देंगे तो उसके लिए वैलिड है, ठीक है। तो ये जो V लिखा गया है और जब पर यूनिट मास कर देते हैं तो ये हमारा लिखा जाता है स्मॉल v, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल v। और इसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। इसी को कहा जाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम पर यूनिट मास इज नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम का मात्रक क्या होता होगा, यूनिट आप लिखेंगे तो वॉल्यूम का मात्रक मीटर क्यूब, लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम को क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। तो फिलहाल यहाँ पर फॉर यूनिट मास सिस्टम के लिए हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम देखिए, हम लोग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ पढ़ चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के अनुसार, और बॉयल्स लॉ में कंडीशन क्या होती है, फॉर गिवन मास and at constant temperature,
प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली proportional to its वैल्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ चुके हैं इस पर। मतलब कहने का क्या है कि एट फॉर गिवन मास, अब देखिए यहाँ पर क्यों हमने कहा कि ये वैलिड है केवल क्लोज सिस्टम के लिए। फॉर गिवन मास मतलब मास कांस्टेंट हो गया है, मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन एनर्जी तो ट्रांसफर होगा। भाई हम प्रेशर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो वैल्यू में क्या होगा, चेंजिंग होगा, वैल्यू बढ़ सकता है घट सकता है। तो मतलब कहने का m कांस्टेंट t कांस्टेंट, ये कंडीशन है बॉयल्स लॉ के हिसाब से। तो जो हमारा प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, किसके लिए होता है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, और यहाँ पर जो हम लोग V ले रहे हैं वो कौन सा होगा, स्पेसिफिक वैल्यू, या ये लिख सकते हैं P इंटू V, ये लिख दें V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P, दोनों में कुछ भी लिख दें। हमने कहा ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, साफ साफ देख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा हमारा इक्वेशन 1। तो ऊपर से हम मिटा देते हैं। अब इसी हिसाब से हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। जब बॉयल्स लॉ हम लोगों ने यूज किया तो ये आ गया हमारा, तो यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। देखिए डिफिनेशन हम लिखेंगे नहीं, हम कंडीशन लिख देते हैं। फॉर गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वैल्यू। मतलब मास क्या है, कांस्टेंट, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्पेसिफिक वैल्यू को, या ये हम कहते हैं स्पेसिफिक वैल्यू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। हमने कहा इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इसका मतलब क्या है, देखिए समीकरण 1 और 2 की जब तुलना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के और यहाँ से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/P के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या ये लिख सकते हैं T/P, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको, इसका मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं P इंटू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T के, और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है R, जिसको कहा गया गैस कांस्टेंट या स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट या कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, इन 3 नामों जाना जाता है, कुछ भी आ जाएगा। यहाँ अगर हम मिटा दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से हमने वो देखा PV इज इक्वल टू RT। अब जहां पर V है, अगर इसको हम लोग कैपिटल V लिखना चाहें, मतलब पर यूनिट मास को हटा करके हम लोग कैपिटल V लिखें तो क्या होगा, PV बराबर MRT। क्यों, चूंकि स्मॉल v इक्वल टू कैपिटल V बाई N ये है। तो यहाँ से देखिए एक इक्वेशन आ गया जो कि कहलाता है आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर कौन कौन सा टर्म आ रहा है, प्रेशर P, वॉल्यूम V, मास M, गैस कांस्टेंट R एंड टेम्परेचर T। और ये जो टेम्परेचर होगा हमेशा हम लोग कौन सा टेम्परेचर लेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मीन्स हमेशा इसकी यूनिट
केल्विन में होगी। ठीक है, तो ये है आइडियल गैस इक्वेशन, ये है आइडियल गैस इक्वेशन on the basis of mass। देखिए इस इक्वेशन में मास आ रहा है, इसलिए हमने कहा ये आइडियल गैस इक्वेशन है, लेकिन किसके आधार पर? मास के आधार पर। इसी प्रकार एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है मोल के आधार पर, तो उसको भी हम लोग लिख देते हैं। तो मान लीजिए हमने कहा कि ये इक्वेशन हमारा 2 था, इसके पहले V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/p क्या था 1 2, और ये इक्वेशन हमको मिल गया, हमने कहा ये इक्वेशन 3 है। ठीक है, नोट कर लिए होंगे दोस्तों आप लोग, मिटा देते हैं। तीसरा समीकरण हमको मिल गया है। इक्वेशन है PV = mRT, इक्वेशन 3। अब आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग लिखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोल। तो वो मास के आधार था, ये मास के आधार पर था, तो गैस कांस्टेंट हमारा क्या आ रहा था R, मतलब गैस कांस्टेंट R आ रहा था। जब मोल के आधार पर लिखेंगे तब तो PV = म्यू R/T, बस केवल यहाँ पर बदल जाएगा, म्यू बदलेगा, मोल आ जाएगा, म्यू एक मोल है, मोल इज ए नंबर, और यहाँ पर गैस कांस्टेंट क्या आएगा R बार आ जाएगा, या इसी को लिखते हैं NR/T या NRUT। तो कुछ किसी भी रूप में लिखा जा सकता है ये। RU मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब यहाँ पर जो गैस कांस्टेंट आ गया इसको कहा गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा, लेकिन गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी वेरिएबल होगा, क्योंकि गैस बदल जाएगा तो उसकी कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन हमने मान लिया इक्वेशन 4 हो गया। ठीक है, तो कंपेयर अगर यहाँ पर करें इक्वेशन 3 और 4 तो हमको क्या मिलेगा, समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर डायरेक्ट में लिखता हूं कंपेयरिंग इक्वेशन 3 और 4, तो हमको क्या मिलेगा 3 और 4 को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा mRT = म्यू R/T, जहां पर T से T कैंसिल हो जाएगा और R आ जाएगा म्यू R/1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर के हम लोग एक रिलेशन निकालना चाहते हैं, या यहाँ पर हेडिंग लिख ही लेते हैं, रिलेशन बिटवीन गैस कांस्टेंट R एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R/। ये है रिलेशन बिटवीन गैस कांस्टेंट R and यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R/। इन दोनों के बीच में जो हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं वो हमारा यहाँ से आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मोल भी आ रहा है, तो मोल को हटा लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि मोल क्या है, मोल एक नंबर, और मोल की डिफिनीशन क्या होती है, मोल म्यू या N = mass of the gas upon molecular weight या molar mass, या आप लिख सकते हैं it is the ratio of mass of the gas to the
मोलर मास ऑफ द गैस या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। तो डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं मास ऑफ द गैस अपॉन मोलर मास ऑफ द गैस या मॉलिक्यूलर वेट। जिसको मास को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल m से, मोलर मास को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो म्यू या n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। अगर इसका मान उठा करके समीकरण 5 में रख दिया जाए, म्यू का मान उठा करके समीकरण 5 में रखने पर जब यहाँ पर रखेंगे तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू r बार अपॉन स्मॉल m, सॉरी स्मॉल m, ये कट जाएगा। तो r इज इक्वल टू r बार अपॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप 5 स्टार डाल करके नोट करिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है। और कभी कभी क्या होगा, पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए अब ये मोलर मास किसी भी गैस का हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मोलर मास 32 kg पर ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल ऑक्सीजन का हो जाएगा मोलर मास। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। तो R आ जाएगा, हम लोग R की वैल्यू निकाल लेंगे। ऑक्सीजन के लिए RO2 आ जाएगा, R नाइट्रोजन कैलकुलेट कर सकते हैं, R हीलियम, नियॉन, किसी भी गैस का गैस कांस्टेंट वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई 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 जगह क्वेश्चन आ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग बिल्कुल हमारे पास ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आप जो भी दिक्कत हो आप हमको बिल्कुल बताइए। तो अगर कोई कंफ्यूजन लग रहा हो तो आप पूछिए जरूर। उम्मीद करता हूँ कि मैंने बहुत आसान लैंग्वेज में पढ़ाया है। हो सकता है किसी को इंग्लिश की प्रॉब्लम हो, लेकिन हमने ऐसे कोई बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोला नहीं है, ठीक है। तो केवल लिखने में जो भी यूज हुआ, बाकी पढ़ाने का तो हमारा हिंदी में है। तो ठीक है दोस्तों, ओके बाय।